नमस्कार विद्यार्थियों। दिग्गज एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों, पिछली कक्षाओं से जो अपन है वो सामान्य विज्ञान जो है जनरल साइंस का अपन अध्ययन कर रहे हैं। और जनरल साइंस में जो है अपन जिस टॉपिक का अपन अध्ययन कर रहे हैं वो टॉपिक है अपना मानवीय डिजीज, ह्यूमन डिजीज, यानी मानवीय बीमारियां, उनका अपन अध्ययन कर रहे हैं। तो पिछली कक्षाओं में अपन ने जैसे अपनी जो है वायरस है या बैक्टीरिया है या माइक्रोप्लाज्मा है, प्लाज्मोडियम है, इनके द्वारा जो होने वाली बीमारियां थी उनका अपन ने अध्ययन कर लिया है। आज की क्लास में जिस बीमारियों का अपन अध्ययन करने जा रहे हैं वो है अपने जेनेटिक डिसऑर्डर। कौन से? आनुवांशिक रोग, जेनेटिक डिसऑर्डर, आनुवांशिक रोग। अपन ने देखा था कि रोग दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं अपने जन्मजात, एक होते हैं अपने अर्जित रोग। ठीक है। अब जन्मजात में वो रोग जो किसी शिशु के पैदा होते ही या गर्भावस्था में ही वो रोग उत्पन्न हो जाते हैं, यानी उसके लक्षण जो है जन्मजात रोगों के, वो जैसे ही शिशु पैदा होता है, बाहरी दुनिया में आता है, गर्भाशय से बाहर आता है, तो उनमें अपन उन रोगों के लक्षण जो है अपन को दिखाई दे जाते हैं। अब जन्मजात रोगों में क्या होता है? दो स्थिति होती है। एक रोग तो वो होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चले आते हैं, यानी किसी परिवार की पीढ़ी में बहुत पुरानी पीढ़ियों से, जैसे 3-4 पीढ़ियों से या पीढ़ी से पीढ़ियों दर पीढ़ी कुछ बीमारियां ऐसी होती है जो उनमें आ रही है, चली आ रही है, तो उनको भी अपन क्या कहते हैं? जन्मजात रोग कहते हैं। वो भी क्या कहलाते हैं? कंजेनाइटल डिजीज। ठीक है। और कुछ रोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ जो शिशु है, अगर गर्भावस्था में जैसे कोई संक्रमण हो गया या गर्भावस्था में कोई ट्रोमा हो गया महिला को गर्भावस्था के दौरान, तो उससे जो शिशु में रोग उत्पन्न होंगे, यानी माँ की किसी अवस्था के कारण प्रभावित होने के कारण, गर्भावस्था के प्रभावित होने के कारण या संक्रमण होने के कारण, कोई इंजरी हो गई, कोई ट्रोमा हो गया, कोई वायरस का, बैक्टीरिया का कोई संक्रमण हो गया, तो उसके कारण जो शिशु में जो रोग होंगे वो भी जन्मजात रोग कहलाते हैं। तो जन्मजात रोग एक तो वो हो गए जो पीढ़ी दर पीढ़ी पीढ़ियों से चले आ रहे हैं, तो उन रोगों को अपन क्या कहेंगे? आनुवांशिक रोग। तो आनुवांशिक रोग जो है वो किसका एक प्रकार है? जन्मजात रोगों का, यानी पैदा होते ही उत्पन्न होने वाली रोग या गर्भावस्था के दौरान ही शिशु में उत्पन्न होने वाली रोगों का एक प्रकार है। यानी कि जो जन्मजात रोग, जो जेनेटिक डिसऑर्डर है, वो हमेशा जन्मजात ही होते हैं। यानी जो आनुवांशिक रोग है, वांशिक रोग है, हेरिडिटरी जो डिजीज है, वो हमेशा जन्मजात ही होती है। परंतु जो जन्मजात रोग है वो ये जरूरी नहीं कि वो हमेशा आनुवांशिक ही हो। उनमें दो प्रकार हो सकते हैं जो अपन ने देखे हैं, कि या तो जो शिशु है उसकी जो पीढ़ी है, जो पैदा होने वाला, उसी में कोई कॉम्प्लिकेशन हो वो, या जो पीढ़ी से पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं वो। तो जन्मजात रोगों का ही एक प्रकार है आनुवांशिक रोग। अब आनुवांशिक रोग क्या होते हैं? जो रोग पीढ़ी दर पीढ़ी पीढ़ियों से चले आ रहे हैं, या आपके एक वंश से दूसरे वंश में, यानी पीढ़ियों से चले आ रहे रोग, या पैतृक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में पैदा होने वाले रोग, यानी पिताजी से उनकी संतानों में। तो आनुवंशिक रोग क्या कहलाते हैं? पीढ़ी दर पीढ़ी होने वाले रोग या पैतृक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में होने वाले रोग जो हैं वो आनुवंशिक कहलाते हैं। यानी मेरे में तो मेरे से मेरे बच्चे में और आने वाली पीढ़ियों में जो वो चलते जाएंगे। क्योंकि ये जो रोग जो है पीढ़ी दर पीढ़ी क्यों होते हैं, उसका क्या कारण है? क्योंकि ये रोग जो है वो आपकी जीन जो संरचना होती है उसमें, यानी जो आपके क्रोमोसोम होते हैं, अपने जो गुणसूत्र होते हैं, उन गुणसूत्रों में परिवर्तन
के कारण होते हैं। ये रोग क्यों होते हैं? या तो आपकी जीन जीन जो है वो गुणसूत्रों के ऊपर होते हैं, डीएनए में होते हैं। गुणसूत्र जो है अपने क्रोमोसोम, जैसे अपने 46 ह्यूमन में कितने गुणसूत्र है? 46। मानवों में कितने होते हैं? 46, 23 जोड़ी। ठीक है, 23 जोड़ी जो गुणसूत्र होते हैं, यही वो गुणसूत्र हैं। ये गुणसूत्र ही ऐसी चीज होते हैं जो अपनी शारीरिक विकास, शारीरिक विशेषताएं और अपनी जो लैंगिक विशेषताएं हैं या अपनी जो मानसिक विशेषताएं हैं, अन्य जो भी शरीर की जो विशेषताएं हैं, उनको अपने पिताजी से अपन ने पहुंचाया और अपने से अपनी संतानों में पहुंचाते हैं। यानी आपकी जो शारीरिक विकास विशेषताएं हैं, उनको एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में पहुंचाने का जो कार्य करते हैं वो कौन करता है? जीन करता है। इन सभी में यही है जीन, इसी के ऊपर है अपना पूरा सब। आप में क्या गुण हैं, क्या अवगुण हैं, क्या आपकी बीमारियां हैं, क्या आप में डिसेबिलिटी है, वो सब अपने किसमें, अपनी जितनी भी सूचनाएं हैं, सारी संरचनाएं शरीर की, वो इन जीनों में ही समाहित है। और जीन किस पे होते हैं? क्रोमोसोम पर, शुक्र अपने गुणसूत्रों पर होते हैं। तो गुणसूत्र जो है, हर अपनी जो कोशिका है शरीर की, अपनी कोई भी कोशिका, क्योंकि शरीर किससे बना होता है? कोशिकाओं से, सेल से बना होता है। तो अपनी जो कोशिकाएं हैं, अपने शरीर की प्रत्येक कोशिका जो है उसमें 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। यानी जो पैतृक पीढ़ी है, जो मदर सेल है, जो पैटर्नल सेल है, उसमें जो विशेषताएं हैं वो सारी विशेषताएं उसके जीन और क्रोमोसोम में होती है। और उसी से क्या होती है? वो जनन के द्वारा या जो है अपने जैसे संतान उत्पत्ति होती है तो वो अपनी संतानों में चली जाती है। तो जीन इंपॉर्टेंट है अपने गुणों को, अपने लक्षणों को अपनी पीढ़ी से अगली पीढ़ी में पहुंचाने के लिए, और क्रोमोसोम। ठीक है, तो ये जो रोग होते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर जो है, कहने का मतलब ये है कि ये जो अपनी जीन और क्रोमोसोम जो है ना, अपने अपने गुणसूत्र, उनमें परिवर्तन के कारण होते हैं। या तो उनकी संख्या में परिवर्तन हो जाएगा या उनकी संरचना में परिवर्तन हो जाएगा। यानी या तो वो क्या होंगे? दो स्थिति होगी भाई। जेनेटिक डिसऑर्डर जो है वो किस कारण से हो रहे हैं? गुणसूत्रों में परिवर्तन के कारण। ये हो गया अपना गुणसूत्रों में परिवर्तन के कारण। जीन भी बोल सकते हैं क्योंकि जीन भी यूनिट गुणसूत्रों की है। जीन वो है जिनमें अपने शरीर की सारी सूचनाएं जो है वो समाहित रहती है या संग्रहित रहती है या स्टोर रहती है, सारी सूचनाएं। जैसे कोई कंप्यूटर होता है ना, उसका क्या होता है? सीपीयू होता है। सीपीयू में सारी सूचनाएं, सारे डेटा समाहित होते हैं। तो वो जो डिस्क होती है, हार्ड डिस्क होती है या मदर डिस्क होती है या मदर बोर्ड होता है कंप्यूटर का, एक चिप होती है, उसमें सारी सूचनाएं अपनी क्या होती है? उस कंप्यूटर की उसमें होती है। तो अपन जैसे ही किसी दूसरे में कंप्यूटर में उसको प्रयोग करते हैं तो क्या होता है? वो चिप को लगाते हैं या अपनी सीडी को लगाते हैं, डिस्क ड्राइव को लगाते हैं, तो वो सूचनाएं दूसरे में चल जाती है। तो वैसे ही अपना जीन जो है वो एक तरह की शरीर की चिप है। इसमें अपने सारे लक्षण, सारी सूचनाएं, सारे गुण इसी में है। और ये क्या है? जनन के द्वारा अपनी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, पिता से पुत्र में आगे आगे ट्रांसफर होते रहते हैं। तो गुणसूत्रों में परिवर्तन जो है वो कैसे होगा? या तो उनकी संख्या में परिवर्तन होगा, ठीक है, या क्या होगा? या तो उनकी संख्या में परिवर्तन होगा या क्या होगा? गुणसूत्रों में जो परिवर्तन है वो अपन देख लेते हैं। गुणसूत्रों में जो परिवर्तन है वो दो प्रकार से होगा। या तो उनकी क्या होगी? संख्या में परिवर्तन होगा या उनकी संरचना में परिवर्तन होगा। दो ही प्रकार है सिर्फ, या तो संख्या घट जाए, बढ़ जाए, या संरचना जो है उनकी उसमें कोई विकृति आ जाए, डिफॉर्मिटी आ जाए। यानी कोई एक भाग टूट गया, एक भुजा टूट गई, कोई एक बना ही नहीं है। तो या तो होगा संख्या में परिवर्तन,
और एक होगा संरचना में परिवर्तन, स्ट्रक्चर में। ठीक है, दो ही प्रकार होंगे जेनेटिक डिसऑर्डर के, यानी जेनेटिक डिसऑर्डर जो है क्रोमोसोम में परिवर्तन, अपने जीन या गुणसूत्रों में परिवर्तन के कारण होते हैं। तो या तो संख्या में परिवर्तन होगा या फिर उनकी संरचना में परिवर्तन होगा। अब संख्या में दो प्रकार से होता है, एक होता है कायिक गुणसूत्रों में की संख्या में परिवर्तन, यह भी मैं बताऊंगा आपको कि कायिक गुणसूत्र क्या होते हैं, और एक होता है लैंगिक गुणसूत्र। ठीक है, अब संरचना में क्या होगा कि जीन में जो है वो किसी कारणवश जो है क्या होता है, विकृति आ जाती है। विकृति क्यों आती है, किसी भी कोई गुणसूत्र जैसे 11वां 12वां 5वां 15वां, उनमें क्या होता है, कोई विकृति आ जाती है जीन में कोई डिफॉर्मिटी आ जाती है उत्परिवर्तन के कारण या अन्य किसी कारण से। तो क्या उस गुणसूत्र की जो है वो संरचना बदल जाती है, यानी मदर में कुछ अलग होता है और जो बच्चों में बनेगा उसमें क्या होगा, अलग होगा। यानी जो मदर सेल होगी उसमें तो वो सही होगा, परंतु जब जनन होगा तो उसमें क्या होगा, वो उसकी जो है संरचना वो गुणसूत्रों की बदल जाएगी। क्योंकि जो जब जनन होता है तो एक जो है गुणसूत्र वो माता से आते हैं, पिता से आते हैं, दोनों से आते हैं, दोनों से मिलकर संतान वाल का जो है वो जाइगोट बनता है। तो जाइगोट जब बनता है तो उसमें भी गुणसूत्रों की संख्या जो है वो माता पिता के गुणसूत्रों के बराबर ही रहती है, परंतु उसमें क्या होता है, उसमें विकृति आ जाती है। जैसे ये गुणसूत्र है एक आपका, ठीक है, ये सही अवस्था में है, परंतु जब इसका जो है अर्धसूत्री विभाजन होगा, समसूत्री विभाजन होगा, अपने शरीर में जो है कोशिकाओं के जो है जनन होने की जो प्रक्रिया है वो दो ही प्रकार की है, या तो अर्धसूत्री विभाजन होगा या समसूत्री विभाजन होगा। इसको अपन जो है वो जब कोशिका पढ़ेंगे, जब विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, तो क्या होता है, जब ये दूसरी जो इसकी प्रतिकृति बनती, या तो इसमें ये भुजा छोटी रह गई, या ये भुजा गायब हो जाती है, या भुजा कट जाती है, तो ये इस कारण से क्या होगा, इसकी संरचना में परिवर्तन हो जाएगा। तो इसके कारण जो है जो अपने रोग होते हैं जैसे हीमोफीलिया, थैलीसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, ठीक है, सिकल सेल एनीमिया हो गया आपका, एल्बिनिज्म हो गया, फिनाइल कीटोनूरिया हो गया आपका, एल्किप्टोनूरिया हो गया, काइटोकेट सिंड्रोम हो गया। तो इस तरह की बीमारियां जो है वो संरचना में परिवर्तन के कारण होती है, जिसको अभी अपन आगे पढ़ेंगे। हीमोफीलिया है, इधर कलर ब्लाइंडनेस हो गई आपकी, वो भी है। तो ये मुख्य मुख्य रोग है जिनको अपन पढ़ेंगे। अब गुणसूत्र जो है, अब अपन में मैं बता देता हूँ कायिक गुणसूत्रों और लैंगिक गुणसूत्रों में क्या अंतर है। ठीक है, अपने क्या होते हैं, 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। प्रत्येक कोशिका जो है उसमें क्या होते हैं, अपनी शरीर की जो प्रत्येक कोशिका है उसमें 23 जोड़ी गुणसूत्र, यानी संख्या कितनी होती है, 46 होती है, 2n, ठीक है, बराबर कितने होते हैं, 46। n मतलब हो गया आपके क्रोमोसोम और 2 का मतलब हो गया डबल, यानी 46 गुणसूत्र प्रत्येक कोशिका में होते हैं। उनसे जो जनन होता है उसमें भी 46 गुणसूत्र ही रहते हैं, यानी संख्या जो है गुणसूत्रों की वो बराबर ही रहती है। यानी पिता से पुत्र में भी गुणसूत्रों की संख्या जो है वो बराबर रहेगी। यानी विभाजन होने के बाद भी, अर्धसूत्री समसूत्री विभाजन होने के बाद भी क्या होगा, वो गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन नहीं होता है। ये प्रकृति की व्यवस्था होती है। तो अब इसमें क्या होता है, जो मदर है उसमें होती है 22 + XX स्थिति, ये होगी अपनी मदर। और जो फादर होते हैं यानी मेल, मेल में क्या होता है, इसको अपन ऐसे समझ लेते हैं कि फीमेल में तो होता है अपने 22 + XX और मदर में होता है 22 + XY, यानी सॉरी, जो मेल है अपना पुरुष जो है उसमें होता है 22 + XY और मदर में होती है जो फीमेल होती है उसमें क्या होता है 22 + XX। अब ये जो 22 है ना, ये वाले इनको बोलते हैं अपन कायिक गुणसूत्र। इनको क्या बोलते हैं भाई, 22 कायिक गुणसूत्र, ठीक है। और ये जो पीछे के जो XX हैं और ये XY है, इनको अपन बोलते हैं सेक्सुअल गुणसूत्र, यानी लैंगिक गुणसूत्र।
समझ गए? तो ये होता है अपने गुणसूत्र कि कायिक गुणसूत्र किसको बोलते हैं? 22 प्लस एक्स का जो जोड़ा होगा, 23 हो गए ना, ये जोड़ी होती है, ये जोड़ी होती है, 46 होते हैं। तो जो 22 जो है जोड़े हैं शुरुआत वाले, जो 1 से 22 तक के, वो तो कहलाते हैं कायिक गुणसूत्र। और जो 23वां जोड़ा है एक्स एक्स का, वो फीमेल में होता है, वो कहलाता है लैंगिक गुणसूत्र। और पुरुष होगा तो उसमें क्या होगा? एक्स वाई। तो ये दोनों ही जो है वो लैंगिक निर्धारण के लिए जिम्मेदार होते हैं। यानी जो प्रत्येक कोशिका है अपनी शरीर की, उसमें क्या होते हैं? 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। उनमें से 22 जोड़ी जो है वो पुरुष और महिला दोनों में समान होते हैं, इक्वल होते हैं। परंतु जो 23वां जोड़ा जो है वो पुरुष और महिला में वो विभक्त मतलब जो है अंतर होता है। मतलब उसमें क्या होता है? दोनों में अंतर होता है। महिला में एक्स एक्स होता है और पुरुष में क्या होता है? एक्स वाई होता है। यहाँ पे ही वो डिफरेंस होता है दोनों में। तो कायिक गुणसूत्र 1 से 22 तक के जो जोड़े हैं वो कहलाते हैं आपके ऑटोसोम्स, कायिक गुणसूत्र। और जो 22वां 23वां जो जोड़ा है वो फीमेल में एक्स एक्स और मेल में एक्स वाई। वाई गुणसूत्र जो है वो आपका प्रभावी होता है, डोमिनेट होता है। जो जो संतान है आपकी वो लड़का होगी, अगर उसमें युग्मनज में जो अपनी जनन कोशिका अगर वो एक्स वाई स्थिति होगी तो आपके क्या होगा? मेल बच्चा होगा। और एक्स एक्स स्थिति होगी युग्मनज में, जाइगोट में, तो आपके क्या होगी? फीमेल होगी। यानी तो जो वाई गुणसूत्र है वो लैंगिक निर्धारण के लिए जिम्मेदार होता है। पुरुष और महिला में जो अंतर होता है उसके लिए कौन जिम्मेदार होता है? वाई गुणसूत्र। तो वाई गुणसूत्र जो है वो कहलाता है लैंगिक गुणसूत्र। और जो 1 से 22 तक के जोड़े हैं वो कहलाते हैं आपके कायिक गुणसूत्र, ऑटोसोम्स। ठीक है, ये समझ में आ गया अपन को। तो अपन आगे पढ़ रहे थे कि लैंगिक गुणसूत्र में परिवर्तन और कायिक गुणसूत्रों में परिवर्तन। ठीक है, तो लैंगिक कायिक गुणसूत्रों में परिवर्तन जो है वो क्या? 1 से 22 तक के जो जोड़े हैं गुणसूत्रों के 23 में से, उनमें जो अगर परिवर्तन होता है, या तो वो 46 की बजाय 47 हो जाएंगे, या 48 हो जाएंगे, या 44 रह जाएंगे, या 45 रह जाएंगे। ठीक है, तो 47 अगर एक बढ़ गया भाई, 2n+1, यानी एक गुणसूत्र अगर बढ़ गया तो वो कितना हो गया? 47 हो गया। तो इसको क्या अपन क्या बोलते हैं? ट्राइसोमी। चिकित्सा की भाषा में इसको क्या बोलते हैं? ट्राइसोमी, त्रिगुणसूत्रता। अगर किसी बीमारी में जो है वो 2 बढ़ गए, गुणसूत्र एक्स्ट्रा हो गए, मतलब जो अपनी जनन को जो संतति पीढ़ी है उसमें वो 2 गुणसूत्र एक्स्ट्रा हो गए, तो ये क्या हो गए? इसको, ये अवस्था को अपन क्या बोलते हैं? टेट्रासोमी, चतुर्गुणसूत्रता। यानी 2 गुणसूत्र इसमें बढ़ गए, यानी उस जो संतान होगी उसमें क्या होगा? 48 गुणसूत्र होंगे। उसकी प्रत्येक कोशिका जो है उसमें क्या होंगे? 48 गुणसूत्र होंगे। या जैसे कम हो गया, 2n-1 हो गया, तो इसको अपन क्या बोलते हैं? मोनोसोमी। और 2n-2 हो गया तो इसको क्या बोलते हैं? न्यूलिसोमी। ठीक है, यानी ज्यादा हो गया तो अपन ने अभी देख लिया क्या बोलते हैं उनको। और कम हो गया, कम का मतलब एक कम हो गया मतलब 45 रह गया, 2 कम हो गए मतलब 44 रह गए। तो ऐसी बीमारी जिसमें 45 रह जाते हैं उसको अपन जो है उस अवस्था में क्या बोलेंगे? मोनोसोमी। और जो 44 अगर रह जाते हैं तो उस अवस्था को अपन क्या बोलेंगे? न्यूलिसोमी। यानी किसी संतान में जो है या तो ट्राइसोमी होगी गुणसूत्रों की, या मोनोसोमी हो गई गुणसूत्रों की। ये 2 ही कारण होंगे संख्या में परिवर्तन के। तो इस अवस्थाओं को, मिड टर्म्स को अपन क्या बोलेंगे? मोनोसोमी, टेट्रासोमी और न्यूलिसोमी, और आपके हो गया ट्राइसोमी। ठीक है, अब कायिक गुणसूत्रों में अगर परिवर्तन होता है तो उसको, उसके कारण जो कौन कौन से रोग होंगे वो होंगे आपका डाउन सिंड्रोम, जिसको अपन पढ़ेंगे अभी। इसमें मोनोसोमी होती है 21वें गुणसूत्र की। उसके बाद एडवर्ड सिंड्रोम, इसमें 18वें गुणसूत्र की मोनोसोमी होती है, सॉरी ट्राइसोमी। और आपका फिर जो पटाउ सिंड्रोम, इसमें 13वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी होती है। अब लैंगिक गुणसूत्र जो है उनके द्वारा जो है अपन को वो कौन कौन से रोग होंगे? क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम,
जेकब सिंड्रोम, ये मुख्य मुख्य जो रोग है वो लैंगिक गुणसूत्रों में, जो जोड़ा है अपना 23वां गुणसूत्र का, उसमें जो अगर संरचना में परिवर्तन होते हैं, एक ज्यादा एक कम होते हैं, दो ज्यादा दो कम होते हैं, अगर उनमें मोनोसोमी होती है, टेट्रासोमी होती है, या ट्राइसोमी होती है, या न्यूलीसोमी होती है, तो उसके कारण ये बीमारियां अपनी होती है। तो ये मुख्य जेनेटिक डिसऑर्डर, संरचना में परिवर्तन के कारण ये होते हैं और संख्या में परिवर्तन के कारण ये होते हैं। तो इनको ही अपन पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो आनुवंशिक रोग किसे कहते हैं अपन ने देख लिया, वंशानुगत रोग होते हैं, हेरिडिटरी डिजीज कहते हैं इनको। क्या कहते हैं? हेरिडिटरी, वंशानुगत रोग, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो है वो स्थानांतरित होते हैं, ठीक है। अब सिंड्रोम जो है वो बार बार आपके वर्ड आएगा कि सिंड्रोम क्या होता है। तो सिंड्रोम जो है वो लक्षणों का समूह होता है, बहुत सारे लक्षण होते हैं जो किसी असामान्य अवस्था के कारण शरीर में उत्पन्न होते हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं? सिंड्रोम। यानी आसानी से पहचाने जा सकते हैं, परंतु शरीर में कई सारे एक साथ पैदा होते हैं। अब अपन ये है कि जो दूसरी बीमारियां हैं उनमें तो क्या होता है, एक फिक्स पैटर्न होता है, फिक्स सेट पैटर्न होता है कि उसका एक रोग कारक होता है और उसके कुछ ही लक्षण होते हैं, ठीक है। बाकी ये जो चीज है इसमें क्या होता है, सिंड्रोम में क्या होता है, बहुत सारे जो लक्षण हैं वो एक साथ पैदा होते हैं। तो अपन जो है सिंड्रोम क्या होता है, विभिन्न लक्षणों का एक साथ उत्पन्न होना या एक साथ पैदा होना, जो विभिन्न विभिन्न भिन्न भिन्न भी हो सकते हैं और एक जैसे भी हो सकते हैं। तो उनको लक्षणों के समूह को अपन क्या बोलते हैं? सिंड्रोम बोलते हैं। यानी ये जरूरी नहीं कि वो किसी बीमारी की तरफ इंगित कर रहे हो, अपन को कोई सूचना दे रहे हो, बस वो है कि वो शरीर में कोई असामान्यता उत्पन्न होगी, उसके कारण वो पैदा हो रहे हैं। तो मानव की प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। उत्परिवर्तन के कारण या किसी अन्य डिफॉर्मिटी के कारण जो है इनकी संरचना में या संख्या में परिवर्तन हो सकता है, ठीक है। अब ट्राइसोमी अपन ने देख ली कि 46 की जगह जो है वो 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। ट्राइसोमी में एक गुणसूत्र बढ़ता है तो वो क्या हो जाते हैं? 47 हो जाते हैं। टेट्रासोमी है, उसमें दो गुणसूत्र जो है वो एक्स्ट्रा हो जाते हैं। ये संख्या कितनी हो जाती है अपनी? 48 हो जाती है। यानी जो कितनी होनी, जैसे पेरेंट सेल में कितनी है? 46, और जो संतान अपनी हुई है उसमें कितनी होगी? 48। तो हो गया ना, डिफरेंस हो गया। यानी कहीं ना कहीं कोई समस्या आई है, इसी कारण से ये संख्या बढ़ी है, ठीक है। तो ये जो संख्या बढ़ी गुणसूत्रों की, ये कहीं ना कहीं अपना प्रभाव जो है वो शरीर में दिखाएगी। तो इसको अपन किस चीजों को क्या बोलते हैं? सिंड्रोम बोलते हैं। तो अपन ने इन बीमारियों का जो है ये एक तरह से क्या है, कुछ स्पेसिफिक बीमारियां ना होकर ये एक सिंड्रोम है। ये आपकी जो है वो जीन में परिवर्तन या आपकी जीनोम की स्थिति है उसमें परिवर्तन को दर्शाते हैं, ठीक है। तो इसके कारण क्या हो गए, ज्यादातर अपने दो ही प्रभाव होते हैं, मेंटल और आपका फिजिकली, दोनों ही जो है वो अफेक्ट होंगे। यानी जब आपके गुणसूत्र जो हैं वो या तो कम पहुंचे आपके पिता से या आपके पिता से ज्यादा पहुंचे, तो स्वाभाविक रूप से ये निश्चित है कि आपका जो मेंटल डिसऑर्डर और फिजिकल डिसऑर्डर जो है आपके शरीर में उत्पन्न होंगे उन संतानों में जिनमें ये गुणसूत्रीय जो है विकार उत्पन्न हुए हैं, ठीक है। अब मोनोसोमी में क्या होता है, एक गुणसूत्र कम हो जाता है, यानी 46 की बजाय कितने रह जाते हैं? 45 ही रह जाते हैं। न्यूलीसोमी या नलीसोमी जो होती है उनमें दो कम हो जाते हैं, यानी पूरा का पूरा एक जो पेयर है, एक जोड़ा समजातीय गुणसूत्रों का, यानी कई गुणसूत्रों का जो है ऑटोसोम्स का एक जोड़ा जो है वो बिल्कुल ही जो है आपका वो डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। ये अपन समझ गए, मोनोसोमी, ट्राइसोमी, न्यूलीसोमी, टेट्रासोमी, चार अवस्थाएं होती गुणसूत्रों की कम ज्यादा होने की संख्या को अपन ये स्थिति मेडिकल टर्म्स में जो है अपन इनको बोलते हैं। अब ये अपन ने देख ही लिया कि गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण, अब कई गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण कौन कौन से होते हैं? डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम और पटाव सिंड्रोम। ये 21वां होता है, इसमें 18वां होता है, इसमें 13वीं जो जोड़ी होती है
गुणसूत्रों की जो 1 से 22 तक की जो जोड़ी होती है गुणसूत्रों की, उनको अपन ऑटोसोम्स बोलते हैं, कायिक गुणसूत्र। तो 21वां जोड़ा, 18वां जोड़ा, 13वां जोड़ा इसमें डिस्टर्ब होता है, यानी उनमें सब में ट्राइसोमी होती है, एक बढ़ जाता है, एक बढ़ जाता है, एक बढ़ जाता है, ठीक है, ट्राइसोमी। लैंगिक गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन के कारण जो है वो क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, जैकब सिंड्रोम और सुपर फीमेल सिंड्रोम, ठीक है। अब इनको अपन आगे देखेंगे, इनमें भी मोनोसोमी, ट्राइसोमी, टेट्रासोमी वही अवस्थाएं होती है। डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम जो है मैंने अभी बताया था आपको, 21वां जो जोड़ी जो गुणसूत्र है अपना, 21वां पेयर जो है उसमें क्या हो जाती है, ट्राइसोमी, यानी एक गुणसूत्र जो है वो ज्यादा हो जाता है, यानी अवस्था क्या हो जाती है, 46 की बजाय 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। या तो एक जो है वो पूरा नहीं बनता है, या वो क्या होता है, आधा बनता है, ठीक है। तो अतिरिक्त मस्तिष्क के विकास को बदलते हैं, इस बीमारी में व्यक्ति 46 के स्थान पर 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। और ये बीमारी जो है वो 35 वर्ष से जो अधिक उम्र की महिलाएं हैं उनमें, उनके संतानों में होने की संभावना ज्यादा होती है, क्योंकि जो अधिक उम्र होती है महिलाओं की, तो उनमें उनके संतान जो है, उनके जो बच्चे होंगे उनमें इस सिंड्रोम के होने की संभावनाएं जो है वो ज्यादा रहती है। नाक चपटी होगी, आंखें जो होगी बिल्कुल तिरछी होगी, तिरछी देखती हुई होगी, यानी ये जो इसके लक्षण है, फिजिकल लक्षण जो है, शारीरिक विकास पूरा होगा नहीं, मानसिक विकास जो है वो भी पूरा होगा नहीं, छोटे हाथ और पैर जो है वो छोटे होंगे, हाइट जो है वो औसत एवरेज हाइट जो होती है बच्चे की उससे कम होगी, ठीक है। हाथ की हथेली में एक क्रीज होगी, सुन ये यहाँ पे हथेली होती है अपनी, ये हाथ की, इसमें एक क्रीज ऐसी बनी रहती है, ठीक है। सुनने की क्षमता में कमी होगी, संक्रमण और बीमारियों के प्रति ज्यादा सेंसिटिव होंगे, बीमारी यानी इन्फेक्शन होने के चांसेस जो है वो पूरे होंगे। तिरछी आंखें, जन्म के समय जो मांसपेशियां हैं वो कमजोर होगी, जन्मजात हृदय रोग भी हो सकते हैं, औसत से कम ऊंचाई होगी। यानी सिंड्रोम जो भी है, गुणसूत्री बीमारियां जो भी है, उसमें आप पक्का ये तो याद कर लें कि उसमें फिजिकल और मेंटल डिसऑर्डर होंगे ही, यानी या तो औसत से ज्यादा जो है उनमें चीजें होगी, एवरेज से ज्यादा, या एवरेज से कम होगी, बिलो एवरेज कम होगी। तो ये इसके लक्षण हो गए। पता कैसे लगाएं, गर्भावस्था के दौरान अगर अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो उससे पता लग जाएगा, कोरियोनिक विलस सैंपलिंग होती है उससे लग जाएगा, और त्वचीय गर्भनाल रक्त का नमूना जो है वो हो जाएगा, या एमनियोसिंथेसिस जो होता है उससे, ये प्रक्रियाएं, चिकित्सीय प्रक्रियाएं, इनसे अपन आसानी से गर्भावस्था के दौरान ये पता लगा सकते हैं कि बच्चे में गुणसूत्रीय विकार है या नहीं है। अगला जो है अपना वो है एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम में जो है वो जो 18वां गुणसूत्र होता है उसमें ट्राइसोमी होती है, यानी वो उसमें भी आपके 46 के बजाय 47 गुणसूत्र जो है वो हो जाते हैं। तो और ऐसे जो बच्चे होते हैं, एडवर्ड सिंड्रोम से जो पीड़ित बच्चे होते हैं, या तो पैदा होते ही एक्सपायर हो जाते हैं, या 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 3 सप्ताह बस इतने ही जीवित रह पाते हैं, यानी कि जीवन प्रत्याशा जो है वो कम होती है। एक्चुअली में डाउन सिंड्रोम जो होता है उसमें जो जीवन प्रत्याशा होती है वो 15 से 20 साल तक होती है, यानी मंगोलिज्म वाले जो बच्चे हैं, डाउन सिंड्रोम को मंगोलिज्म भी बोलते हैं, वो बच्चे तो 15 से 20 साल तक जो है अगर उनके सिम्टम्स को अपन मैनेज करें तो वो जीवित रह सकते हैं। जबकि जो ये अपने बच्चे हैं एडवर्ड सिंड्रोम वाले, ये या तो पैदा होते एक्सपायर हो जाएंगे, जीवन प्रत्याशा बहुत कम होती है, या जो है आपके 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 3 सप्ताह बस ये इतने से जीवित रहते हैं। मुठ्ठियां जो है वो बंद होगी, एक उंगली के ऊपर दूसरी उंगली होगी, आप उसको खोल नहीं सकते, ये लक्षण होता है इसका। ऊपर चढ़ी हुई ओवरलैपिंग वाली उंगलियां, छोटा असामान्य सिर, जबड़े का छोटा विकास, धीमी गति से विकास, हृदय दोष भी होंगे, यानी इस जो सिंड्रोम वाले हैं उनमें हार्ट डिजीज, किडनी डिजीज ये कॉमन मिलेगी, क्योंकि इनका पूरा विकास होता नहीं। मानसिक डिसऑर्डर मिलेंगे, फिजिकल डिसऑर्डर जो है वो मिलेंगे, लंबाई कम होगी, सिर छोटा होगा सामान्य आकार से, जबड़ा छोटा होगा। तो ये इसके लक्षण है। अपन को क्या याद रखना है कि जो 18वां गुणसूत्र है उसकी ट्राइसोमी होती है, ये मेन पॉइंट इसका है, ये अपन को याद रखना है एडवर्ड सिंड्रोम का। वही अल्ट्रासाउंड, एनआईपीटी, नियोनेटल इन्वेसिव प्री टेस्टिंग, प्रीनेटल टेस्टिंग इसका पूरा नाम है, नियोनेटल इन्वेसिव
प्रीनेटल टेस्टिंग, ये एक टेस्ट होता है, इससे अपन जो है वो आसानी से पता लगा सकते हैं कि उसमें क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है गर्भावस्था के दौरान बच्चे में। एडवर्ड सिंड्रोम से पीड़ित बच्चे जो है कुछ दिन या सप्ताह में ही जो है वो एक्सपायर हो जाते हैं, उनकी जीवन प्रत्याशा जो है वो कम रहती है। तो अपन को एडवर्ड सिंड्रोम में क्या याद रखना है, 18वें जो गुणसूत्र है, 18वां जोड़ी, उसकी जो है ट्राइसोमी होती है। अगला है पटाउ सिंड्रोम। इस सिंड्रोम में जो है शिशु के शरीर की कोशिकाओं में गुणसूत्र 13वीं जो जोड़ी होती है उसकी ट्राइसोमी होती है। 13वीं जोड़ी, 13 जो जोड़ी होती है ऑटोसोम्स की कायिक गुणसूत्रों की, उसमें ट्राइसोमी होती है। यानी इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, 47 हो जाएगी। हृदय संबंधित असमानताएं, शारीरिक विकास में अनियमितताएं होगी, समझा नहीं सकते, समझ नहीं सकता, समझने की क्षमता जो है वो कम होती है। फटे होंठ, क्लेफ्ट पैलेट और तालू, फटे होंठ और फटा तालू दोनों चीजें होती है। अतिरिक्त उंगलियां हाथ और पैरों की 5 की जगह 6 भी हो सकती है, एक एक्स्ट्रा उंगली होती है, बहुत छोटी है वो। आसपास जो है अविकसित आंखें, आंखें जो है बिल्कुल पास में होगी, अपनी जो सामान्य जो स्थिति है आंखों की उससे पास होगी, ठीक है। अविकसित आंतरिक अंग हैं वो विकसित नहीं होंगे, ये इसके लक्षण है। अल्ट्रासाउंड, यूएसजी जो है सोनोग्राफी, और कोरियोटाइप परीक्षण, कैरियोटाइप परीक्षण जो है आनुवंशिक परीक्षण जो है, अपन गुणसूत्रीय परीक्षण जो है उससे आसानी से इस रोग का पता लगा सकते हैं। तो ये हो गया आपका पटाउ सिंड्रोम। तो ये जो 3 रोग थे अपने, डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, ये तीनों जो है वो ट्राइसोमी के कारण होते हैं। एक 21वां, एक 18वां, एक 13वीं जोड़ी गुणसूत्रों में जो कायिक गुणसूत्र हैं उनमें परिवर्तन के कारण होते हैं। अब अपन पढ़ते हैं लैंगिक गुणसूत्रों में परिवर्तन, यानी XX और XY जो गुणसूत्र हैं, XY होते हैं मेल में, XX होते हैं फीमेल में। अगर इनमें परिवर्तन होता है तो जिस कारण से कौन कौन से सिंड्रोम होते हैं, क्या विकार होते हैं, शारीरिक विकार, वो अपन पढ़ते हैं। पहला है क्लीन फिल्टर सिंड्रोम, क्लीन फिल्टर सिंड्रोम, KFS। इस सिंड्रोम में जन्म के समय जो पुरुष के रूप में पहचाने जाते हैं वाले व्यक्ति में XY के स्थान पर एक X गुणसूत्र जो है वो ज्यादा हो जाता है। यानी कोई पुरुष है, उसमें क्या स्थिति होगी सामान्य अवस्था में, XY होगी। लैंगिक गुणसूत्रों में लैंगिक कोशिका जो है उसकी स्पर्म, उसमें क्या गुणसूत्र का क्या टाइप होगा, XY होगा। उसमें एक एक्स्ट्रा X गुणसूत्र जो है वो बढ़ जाता है, यानी लैंगिक गुणसूत्रों की क्या हो जाती है, ट्राइसोमी हो जाती है। क्या हो जाती है, ट्राइसोमी हो जाती है। एक X गुणसूत्र जो है वो बढ़ जाता है, एक होने की जगह पर 2 X गुणसूत्र उसमें हो जाते हैं। तो गुणसूत्र X बढ़ा, इसका मतलब क्या हुआ कि उस पुरुष में महिलाओं जैसे लक्षण जो हैं वो उत्पन्न हो जाएंगे। यानी महिला जैसे लक्षण, आवाज पतली हो जाएगी, शारीरिक विकास ऐसा होगा महिला जैसे दिखने जैसा, हाइट कम रह जाएगी। दूसरी उसके जो है उनमें स्तनों को विकास हो जाएगा, जो उसके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जैसे वृषण है, पेनिस है, टेस्ट, ये अल्प विकसित रह जाएंगे, पूरा विकास उसका नहीं होगा, ठीक है। तो वृषण का आकार छोटा हो जाता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण कम हो जाता है। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण कम होगा, इसका मतलब है कि उसमें उस पुरुष में द्वितीयक लैंगिक लक्षण जो है, आवाज का भारी होना, मांसपेशियों का मजबूत होना, छाती चौड़ी होना, कंधों का सुदृढ़ होना, और आपके जो है लैंगिक क्षमताएं जो है वो, आपके चेहरे पर दाढ़ी मूंछ का आना, ये जो चीजें हैं ये चीजें नहीं होगी। यानी वो आदमी दिखेगा तो होगा तो पुरुष, पर दिखेगा लक्षणों से, बाहरी लक्षणों से महिला की तरह, ठीक है। मांसपेशियों का द्रव्यमान कम हो जाएगा, स्तनों का आकार जो है वो बढ़ जाएगा, शारीरिक दिखावट, यौन विकास, मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। यानी पुरुषों में महिलाओं के समान लक्षण उत्पन्न हो जाएंगे। अगर कोई महिला है उसमें क्या होगा, इसमें पुरुषों के समान लक्षण जो है वो उत्पन्न हो जाएंगे, ठीक है। अब है अपना टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, इस महिलाएं जो है इस बीमारी से ग्रस्त होती है, लैंगिक गुणसूत्रों में एक गुणसूत्र जो है वो कम हो जाता है। यानी महिला में क्या स्थिति रहती है, XX। फीमेल में क्या लैंगिक गुणसूत्रों में क्या होता है, XX होता है, XX होता है। तो उसमें 2X की जगह क्या रह जाएगा, 1X रह जाएगा, यानी मोनोसोमी हो जाएगी।
मोनोसोमी हो जाएगी, यानी एक एक्स गुणसूत्र जो है उस महिला में कम हो जाएगा। तो कम होने का मतलब क्या होगा कि महिलाओं के जो लक्षण है वो लक्षण क्या होंगे, कम हो जाएंगे। गर्दन जालीदार हो जाएगी, मतलब गर्दन और अपनी जो ये यहाँ का जो एरिया है इनमें एक लंबा सा ये जो गैप दिखता है ये नहीं होगा। बिल्कुल गर्दन ऐसा लगेगा जैसे यहाँ से चालू हो गई आपका सर, जो आपका जो मुंह है वो यहाँ से चालू हो जाएगा। आंखें जो है वो दूर दूर रहेगी, आपके स्तन जो है वो सामान्य अवस्था से दूर रहेंगे, और जननांग जो है वो अल्प विकसित होंगे, स्तनों का विकास नहीं होगा, अंडाशय जो है वो उसका विकास नहीं होगा, गर्दन के पीछे जो है हेयर लाइन वो कम रहेगी, पैर सपाट रहेंगे बिल्कुल, यानी जो एडी और जो अपना उंगलियां हैं उसके बीच में जो जगह रहती है वो नहीं होगी, बिल्कुल फ्लैट होंगे। चौड़ी छोटी या जालीदार गर्दन होगी, चौड़ी छाती और दूर दूर स्थित निप्पल होंगे। यानी महिलाओं के जो लक्षण हैं टर्नर सिंड्रोम में वो उस महिला में कम हो जाएंगे जो टर्नर सिंड्रोम से पीड़ित है। ठीक है, तो अपन को क्या याद रखना है, एक लैंगिक गुणसूत्र जो है वो कम हो जाता है, यानी मोनोसोमी हो जाती है, ये अपन को याद रखना है। जेकब सिंड्रोम, इस रोग से पीड़ित पुरुष में जो एक वाई गुणसूत्र जो होता है वो अलग एक्स्ट्रा हो जाता है, यानी स्थिति क्या होनी चाहिए 44 प्लस एक्स वाई होनी चाहिए, जहां स्थिति क्या हो जाती है 44 प्लस एक्स वाई वाई। ये जो सुपर मेल हो गया तो सुपर आदमी बन गया, एक वाई गुणसूत्र जो है वो एक्स्ट्रा मिल गया, इसको क्या हो गया एक्स्ट्रा मिल गया, तो ये क्या सुपरमैन हो गया भैया ये तो इसमें क्या होगा, अब जिसमें एक लक्षण जो है वो अगर ज्यादा हो जाता है तो वैसे ही उसमें जो है असामान्यताएं जो है वो उत्पन्न हो जाएगी। तो पुरुष डोमिनेट हो रहा है, यानी जो मेल डोमिनेट जो स्पर्म है अपना गुणसूत्र है वो ज्यादा प्रभाव दिखा रहा है, तो क्या होगा आपकी हाइट जो है वो एवरेज से ज्यादा हो जाएगी, किशोरावस्था में मुहासे हो जाएंगे, सीखने में, परंतु दिमाग शारीरिक विकास तो बहुत ज्यादा हो रहा है, परंतु दिमाग जो अपना मेंटल डेवलपमेंट है वो कम रहेगा, कमजोर बोलने की क्षमता भी कम रहेगी, मांसपेशियां भी कमजोर रहेगी। परंतु ये जो रहते हैं जेकब सिंड्रोम से पीड़ित जो सुपर मेल रहते हैं उनमें क्या होती है हाइपरमेनिक कंडीशन होती है, लड़ालू झगड़ालू होते हैं, थोड़ा सा कुछ कह दिया तो गुस्सा आ जाएगा, हाइपर हो जाएंगे, हिंसक हो जाएंगे, मारने पर उतारू हो जाएंगे। तो ये लक्षण किसमें होता है सुपर मेल में, जो स्थिति होती है जेकब सिंड्रोम में। बड़ा सिर का आकार क्या होगा बड़ा हो जाएगा लंबाई से, यानी अपनी जो है सामान्य जो मनुष्य है उससे वो बिल्कुल अलग दिखेगा। ठीक है, तो ये लक्षण किसमें होंगे अपनी जेकब सिंड्रोम में, जो सुपर मेल होते हैं पुरुष उनमें एक वाई गुणसूत्र जो है वो एक्स्ट्रा हो जाता है। ठीक है, निदान एनआईपीटी नियो, ठीक है, नॉन इन्वेसिव प्रीनेटल टेस्टिंग जो होती है उससे, या आनुवांशिक परीक्षण जो है अपन गर्भावस्था के दौरान करते हैं उससे अपन इस बीमारी का आसानी से पता लगा सकते हैं। अब है सुपर फीमेल सिंड्रोम, ये जेकब सिंड्रोम का एक भाग है, पुरुष में अगर जो है बढ़ती कंडीशन तो वो सुपर मेल कहलाती है, और महिला में जो है जब ये स्थिति हो जाती है 44 प्लस ट्रिपल एक्स, यानी 2x तो पहले होते हैं महिला में, एक एक्स और जुड़ गया तो क्या हो गया वो सुपर मेल हो गई, सुपर फीमेल हो गई। उनमें किडनी डिजीज होगी, दौरे भी पड़ सकते हैं, सीजर्स आ सकते हैं, सीखने में अक्षमता, विकास में देरी होती है, ये लक्षण जो है इसके होते हैं, यानी एक एक्स्ट्रा गुणसूत्र जो है वो ज्यादा होता है। ठीक है, डायग्नोसिस क्या है, जेनेटिक टेस्टिंग जो है वो अपन करवा सकते हैं, एक टेस्ट होता है, जेनेटिक काउंसलिंग भी हो सकती है, एक टेस्ट होता है गर्भावस्था के दौरान जेनेटिक जो अपना टेस्ट होता है वो करवा लें, तो उससे अपन आसानी से जो इस सिंड्रोम से पीड़ित जो भी बच्चे हैं चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो उसका अपन आसानी से पता लगा सकते हैं गर्भावस्था में भी। ठीक है, तो ये अपने लैंगिक जो गुणसूत्र हैं उनमें जो परिवर्तन है उनकी संख्या में परिवर्तन के कारण जो है वो कौन कौन से रोग होते हैं, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और जेकब सिंड्रोम। जेकब सिंड्रोम में सुपर मेल और सुपर फीमेल ये तीन अवस्थाएं होती है, जिनमें या तो गुणसूत्र एक बढ़ जाएगा या गुणसूत्र एक जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो समझ गए आसानी से। अब अगला जो अपन डिसऑर्डर ले रहे हैं, जो जेनेटिक डिसऑर्डर ले रहे हैं वो जेनेटिक डिसऑर्डर है कि जीन की संरचना में परिवर्तन, यानी
जब संख्या में परिवर्तन होता है तो अपन ने देख लिया। अब संरचना में परिवर्तन, जो स्ट्रक्चर है गुणसूत्र की, उसमें परिवर्तन के कारण जो है वो कौन कौन सी बीमारियां होती है। अब संरचना में क्या होगा, या तो म्यूटेशन हो जाएगा, उत्परिवर्तन हो जाएगा, या कोई विकृत जीन है, अप्रभावी जीन, कोई विकृत जीन, कोई डिफॉर्मेटिक जीन जो है वो अगर गुणसूत्रों पे आ गई, उसके कारण जो क्या होगा, ये रोग उत्पन्न होते हैं। अब पहला रोग जो है अपना वो है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया जिसे शाही रोग भी कहते हैं, क्रिसमस रोग भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो ब्रिटेन का शाही परिवार था उसमें सबसे पहले जो है इस रोग का पता लगा था, इसलिए इसको शाही रोग भी कहते हैं। हीमोफीलिया होता क्या है, इस बीमारी में जो है जो भी पेशेंट होगा, जो इसका मरीज होगा, उसमें जो रुधिर का थक्का है, क्लोट, या तो बनेगा ही नहीं, या बनेगा तो बहुत देरी से बनेगा। तो आपका ब्लड जो है, जब आपको चोट लगती है, अपन को जब चोट लगती है, अपन ने देखा है, इंजरी हो गई किसी भी कारण से, अपना ब्लड जो है वो बहता है, तो अपन ने देखा कि वो 2 मिनट से लेकर 10 मिनट के भीतर भीतर जो है वो बहना अपने आप ही आपका बंद हो जाता है, अगर गंभीर इंजरी नहीं है तो क्यों होता है वो? क्योंकि आपके शरीर में क्या हो, थक्का बनता है। ब्लड में क्या जो प्लेटलेट्स होती है, प्लेटलेट्स, ये अपने शरीर में थक्का बनाने में काम आती है, रुधिर में पाई जाती है। ब्लड में जो है कंपोनेंट्स होता है उसका एक, प्लेटलेट्स, यही अपने शरीर में क्लोट बनाने के लिए जिम्मेदार होती है। तो इस बीमारी में क्या होता है कि जो क्लोटिंग फैक्टर होते हैं अपने शरीर में, वो 13 होते हैं। 13 जो है वो क्लोटिंग फैक्टर होते हैं। ये थक्का बनाने के लिए जो जिम्मेदार प्रोटीन होती है वो कितनी होती है? 13 होती है। तो हीमोफीलिया में क्या होता है कि 8वें नंबर की जो है क्लोटिंग फैक्टर और 90वें नंबर का जो क्लोटिंग फैक्टर है, वो दोनों जो है वो एब्सेंट होते हैं। 8वें नंबर का होता है उसको अपन बोलते हैं क्लासिकल हीमोफीलिया, और जो 90 नंबर का होता है उसको बोलते हैं अपन क्रिसमस हीमोफीलिया। इसका नाम क्रिसमस डिजीज भी इसलिए रखा है क्योंकि क्रिसमस नाम का जो कोई मरीज था सबसे पहले, उसमें जो है वो क्रिसमस हीमोफीलिया, यानी 90 नंबर का जो क्लोटिंग फैक्टर है अपना 90वां, वो उसमें एब्सेंट था। यानी इसमें क्या होता है कि जीन में जो परिवर्तन होता है उसके कारण जो क्या है अपने क्लोटिंग फैक्टर हैं जो थक्का बनाने के लिए जिम्मेदार होते हैं, वो एब्सेंट होते हैं, मतलब उस संतान में जाते ही नहीं है, एब्सेंट हो जाते हैं उसमें। तो एब्सेंट हो गए ब्लड में से तो क्या होगा, उसमें थक्का नहीं बनेगा। तो हीमोफीलिया के लिए कौन से क्लोटिंग फैक्टर जिम्मेदार होते हैं? एक होता है 8वां, एक होता है 9वां। ठीक है, इन दोनों के का एब्सेंट होने के कारण ही हीमोफीलिया होता है। तो ये अपन समझ गए। रुधिर थक्का बनने की क्रिया जो है वो अपन जो ब्लड सर्कुलेशन वाला जो अपना चैप्टर है, रक्त परिसंचरण तंत्र, उसमें अपन विस्तृत रूप से देखेंगे कि कैसे थक्का बनता है, ब्लड की क्या संरचनाएं होती है, वो सारी चीजें अपन उसमें देखेंगे। अभी अपन को ये देखना है कि जो क्लोटिंग फैक्टर है अपने शरीर में वो 13 होते हैं। हीमोफीलिया के लिए जिम्मेदार 8वां और 9वां होता है। 8वां वाले के कारण जो है अपने वो क्लासिकल हीमोफीलिया होता है। 2 प्रकार होते हैं हीमोफीलिया के, और 90 नंबर का अगर एब्सेंट है क्लोटिंग फैक्टर तो उसके कारण जो है वो क्रिसमस हीमोफीलिया होता है। तो हीमोफीलिया क्या है? शाही रोग है, क्रिसमस डिजीज है। क्या होता है? ऐसी बीमारी जिसमें रक्त का थक्का या तो बनता नहीं है या बहुत देरी से बनता है। तो चोट लगने से बचे। ब्रिटेन के शाही परिवार में जो है वो पहली बार इसका पता लगा था, इसलिए इसको शाही डिजीज भी कहते हैं, ब्लीडर रोग भी कहते हैं, क्रिसमस डिजीज भी कहते हैं। खोज जॉन ओटे ने की थी। इसकी अप्रभावी जीन के कारण होता है कि जब अपने जो गुणसूत्र है, महिला में XX और पुरुष में क्या होते हैं, XY होते हैं। तो महिलाएं इस रोग की क्या होती है, वाहक होती है। तो महिलाओं के जो एक गुण X गुणसूत्र होता है उसमें क्या होता है, हीमोफीलिया की जीन होती है। क्या होती है? जीन, जिसको बोलते हैं अप्रभावी जीन। यानी ये जीन महिला में कब प्रभाव दिखाएगी? जब दोनों X गुणसूत्र पे हीमोफीलिया की जीन होगी, तभी महिला जो है वो बीमार होगी या उसमें हीमोफीलिया होती है। परंतु ऐसी महिलाएं जो है वो जनसंख्या में नहीं पाई जाती है, क्योंकि अगर किसी महिला जो है हीमोफीलिया से वो रोगी होगी तो उसकी मृत्यु गर्भावस्था में हो जाती है। यानी जो गर्भावस्था के टाइम जो है, अगर किसी में, दो महिला में दोनों जीन हो गए, अप्रभावी जीन हो गए, तो वो अपना प्रभाव दिखाएंगे
और वो महिला एक्सपायर जो है गर्भावस्था में उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो हीमोफीलिक महिलाएं जो है वो सामान्य जनसंख्या में नहीं पाई जाती है। तो अब लिंग संलग्न रोग है, यानी जो अपने लिंग गुणसूत्र हैं उनके थ्रू ये जो है वो अगली पीढ़ी में जा रहा है। ये रोग किस में होता है? ओनली मेल में, केवल पुरुषों में, महिलाओं में ये रोग नहीं होता। महिलाएं सिर्फ क्या होती है? वाहक होती है, कैरियर होती है इस बीमारी की, यानी वो सिर्फ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेके जाती है, बल्कि वो रोगी खुद नहीं बनती है। तो ठीक है, तो लिंग संलग्न रोग क्यों कहते हैं? क्योंकि जो लैंगिक गुणसूत्र हैं अपने, उसके ऊपर ये जो जीन होती है और जो इसलिए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वो स्थानांतरित होती है। तो लिंग संलग्न रोग बोलते हैं। अप्रभावित जीन होता है, एक्स संलग्न एक्स गुणसूत्र पर होता है, तो उसके कारण ये बीमारी होती है। अब हीमोफीलिया दो प्रकार का, जैसे मैंने बताया, एक हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी। हीमोफीलिया ए में 8वें नंबर का जो है वो क्लोटिंग फैक्टर का निर्माण नहीं होता, इसलिए क्लासिकल हीमोफीलिया कहते हैं। हीमोफीलिया बी में जो है वो 90वें नंबर के क्लोटिंग फैक्टर का निर्माण नहीं होता, क्रिसमस डिजीज भी इसको कहते हैं, ये याद रखना आप। अब जैसे एक एग्जाम्पल अपन देखते हैं कि कोई सामान्य मादा है, उसमें क्या स्थिति? ये जो एच है ये प्रभावी है, ये अपना प्रभाव नहीं दिखाएगा क्योंकि हीमोफीलिया अप्रभावी जीन के कारण होता है। तो ये हीमोफीलिक नहीं है, ये सामान्य मादा है। और ये है हीमोफीलिक नर, क्योंकि जो एक्स गुणसूत्र होता है उसी के ऊपर जो है हीमोफीलिया जो है वो की जीन जो है वो रहती है। ये है हीमोफिलिक जीन, ठीक है। ये अप्रभावी है और ये तो डोमिनेट है, ये अपना प्रभाव नहीं दिखाएगी, ये अप्रभावी है। पुरुष में क्यों दिखाएगी? क्योंकि पुरुष में सिर्फ एक एक्स गुणसूत्र होता है, इसलिए उस वहां पे ये जीन प्रभावी हो जाती है और अपना प्रभाव दिखाती है। जबकि महिला में जो 2 एक्स गुणसूत्र होते हैं, इसलिए ये अप्रभावी रहती है, वहां अपना प्रभाव नहीं दिखाती। तो जब सामान्य मादा है और हीमोफिलिक नर जो है आपसी संबंध होगा, दोनों में क्रॉस होगा, तो उनके कारण जो उनकी संतानें होगी उनमें क्या होगी? जो मादा होगी वो वाहक होगी और जो पुरुष होंगे वो प्रथम पीढ़ी में सामान्य होंगे। यानी जो सामान्य मादा और हीमोफिलिक नर जो रोगी है हीमोफीलिया का, अगर उन दोनों का विवाह होता है, आपस में मिलते हैं, तो उनके द्वारा जो संतानें पैदा होगी उनमें जो सभी जो पुत्रियां होगी वो सारी वाहक होगी और जो पुरुष होंगे वो सामान्य होंगे, यानी उस पीढ़ी में जो रोगी नहीं होगा। हीमोफीलिया में जो है वो क्रिस क्रॉस जो है वो वंशागति होती है, यानी पिता से पुत्री में, पिता से पुत्री में और पुत्री से उनके बच्चों में जो है नातियों में ये रोग ट्रांसफर होता है। क्रिस क्रॉस वंशागति का मतलब हो गया पिता से पुत्र में न होकर पुत्री में जो है वो हीमोफीलिया ट्रांसफर हो रहा है या वो वाहक बन रही है, ठीक है। तो ये अपन ने देख लिया, इस तरह के जो क्वेश्चन है वो पेपर में पूछे जाते हैं कि जब एक सामान्य मादा का जब हीमोफिलिक नर्स के साथ अगर संयोग होता है, अगर वो दोनों मिलते हैं, अगर उनका क्रॉस होता है, तो उनकी संतानों में क्या स्थिति रहेगी? तो जो पुत्रियां हैं वो फीमेल वो सारी जो वाहक रहेगी और जो पुरुष होंगे वो सामान्य होंगे। अगला एग्जाम्पल, अगर वाहक मादा है ये कैरियर होगी, ये तो प्रभावी जीन है, ये हीमोफीलिया का जीन है, ये वाहक है यहाँ पे इस टाइम। और अगर सामान्य नर हो गया, यानी जो पहली पीढ़ी में क्या था? पिता था क्या था? हीमोफिलिक था और जो माता थी वो सामान्य थी, ठीक है। उनकी संतानें कैसी हुई? 50% वाहक हो गई, जो पुत्रियां हैं वो सभी वाहक हो गई और जो पुत्र थे वो सामान्य हो गए। तो अपन ने अभी देखा था ना क्रिस क्रॉस वंशागति में, तो जो पिता हीमोफिलिक है, पुत्री क्या हो गई? वाहक हो गई, ये अपन ने देख लिया उसकी। ठीक है, अब पहली पीढ़ी तो ये हो गई, ये होगी उसकी सेकंड। अब सेकंड पीढ़ी में अगर किसी वाहक माता का संयोग जो है वो सामान्य नर के साथ होता है, ये सामान्य नर है, तो उसकी जो है संतानें, उसमें 50% जो है वो पुत्रियां वाहक होगी, 50% पुत्रियां वो सामान्य होगी, 50% जो है वो सामान्य नर होंगे
और 50% जो आपके वो रोगी होंगे। यानी 50% पुत्रियां क्या होगी, सामान्य होगी, नॉर्मल होगी। 50% पुत्रियां क्या होगी, वाहक होगी, कैरियर होगी। 50% मेल जो है 50% मेल होंगे वो हीमोफिलिक होंगे, और 50% मेल जो होंगे वो नॉर्मल होंगे, सामान्य होंगे। तो ये कंडीशन होगी अगर किसी वाहक मादा की कैरियर है वो हीमोफीलिया की, उसका जो संपर्क है वो अगर किसी नर हीमोफिलिक जो है, नर जो है वो सामान्य है, अगर उसके साथ उसका क्रॉस होता है या उनकी जो विवाह होता है तो उनसे जो उत्पन्न संतानें हैं उनमें क्या होगा, 50-50% होंगे सारे। 50% का मतलब जो आदि संतानें होगी वो तो होगी वाहक, आदि पुत्रियां जो होगी वो होगी सामान्य। अगर और पुत्र होते हैं तो उसमें क्या होगा, आधे पुत्र तो होंगे हीमोफिलिक और आधे पुत्र होंगे सामान्य। तो ये भी सवाल जो है वो पेपर में पूछे जाते हैं, आप अच्छी तरह से इसको समझना और याद करना। ठीक है, हीमोफीलिया में अपन ने देखा कृष्ण कोष वंशागति होती है। ठीक, ये अपन ने देखा ये अभी। तो विद्यार्थियों ये अपन ने क्या जो है हीमोफीलिया जो है उसको अपन ने देख लिया, अच्छी तरह से पढ़ा क्या होता है। स्थायी रोग होता है, 2 प्रकार का होता है। क्यों होता है, लिंग संलग्न रोग है, अप्रभावी जीन के कारण होता है। महिलाएं सिर्फ वाहक होती है, पिता जो होते हैं वो रोगी होते हैं। कृष्ण कोष वंशागति होती है, यानी पिता से पुत्र में नहीं जाकर पिता से पुत्री में जाएगा, उसके बाद उनकी संतानों में जाएगा। तो ये है अपना हीमोफीलिया। तो आज की कक्षा में अपन ने जो बीमारियां पढ़ी है, डाउन सिंड्रोम जो है, सिंड्रोम्स पढ़े अपन ने, उसके बाद जो है जीन की संरचना में परिवर्तन के कारण जो होने वाला रोग है उसमें अपन ने पहली डिजीज जो है वो हीमोफीलिया की देखी। अब अगली कक्षा में जो है अपन जीन की संरचना या क्रोमोसोम की संरचना में परिवर्तन के कारण जो बीमारियां होती है उनका अपन अध्ययन करेंगे। तो जब तक के लिए आपका बहुत बहुत जो दिन है वो शुभ हो, मंगलमय हो, और अच्छी तरह से जो है पढ़ाई करें। आने वाले महीने में जो है नेक्स्ट मंथ में आपकी चतुर्थ श्रेणी की जो परीक्षा है वो आयोजित होने वाली है, तो आप अच्छी तरह से तैयारी करें और जुड़े रहें आपके जो दिग्गज एकेडमी के साथ, ताकि आप अच्छे से जो है वो पेपर को है तैयार कर पाए। नमस्कार विद्यार्थियों।